अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक फलन हेतु अमरूद के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। स्वीट कॉर्न मक्के की उन्नत किस्में और ड्रिबलर विधि से खेती पर जानकारी। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास अमरूद के बाग हैं, वो इन बागों से आगे चलकर अच्छी फलत तभी ले सकते हैं जब बाग में किए जाने वाले सही कार्यों को सही तरीके से करें। तो अमरूद के बाग में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील बागवान प्रभात सिंह। मैंने 2012 में सरकारी उद्यान से 300 पौधा L49 वेराइटी का लिया, जिसे 15 कट्ठे खेत में लगाया। 2014 से इसमें फलन फूलन आरंभ हो गया। 2014 में थोड़ा कम फला था, पहले साल था। 2015 से इसका व्यावसायिक रूप से मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया और इस साल जो है सो अभी पौधे में कोढ़ी निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि पौधे में अगर नमी की मात्रा रहेगी तो जल्दी से उसमें फलन फूलन आरंभ होगा और उसके बाद थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और तोरी का खल्ली और जड़ में कैल्शियम 2 किलो के कट्ठा के हिसाब से मैंने दे दिया। उसके बाद इसकी कमैनी करा दिया और कमैनी के बाद फिर सिंचाई 15 दिनों के बाद। खास तौर से इस महीने में जो है सो फल बहुत गिरता है। इसे बचाने के लिए सबसे अच्छी दवा कैबरियो टॉप का मैं इस्तेमाल पिछले साल से कर रहा हूँ, जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में इक्का दुक्का ही फल गिर पाते हैं। बागवान भाइयों, इस समय इन फल वृक्षों को नुकसान से बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। तो विशेषकर किसान भाई अभी वर्तमान में देखेंगे कि जैसे हमारे किसान भाई को अगली अगर हमारी सर्दी वाली बहार लेनी है तो उसके लिए अभी से प्रबंधन करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहला काम है कि पौधे की कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई करने में सबसे पहला हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी कोई मृत डाली है, सूखी हुई डाली है, उसको सबसे पहले काटें। इसके अलावा जो आपस में कोई डाली एक दूसरे से रगड़ रही ऐसी डालियों को काटें। दूसरा काम रहता है बाहर लेने के लिए, जो जितनी मोटी और मजबूत डाली से हमको फल मिलेगा उतनी ही गुणवत्ता उसकी अच्छी रहेगी। तो पौधे का एक ढांचा देने के अनुसार किसान भाइयों को उसकी कटाई छटाई का काम करना है। दूसरा, बगीचे के अंदर अभी आप गहरी जुताई करना चाहते हैं तो गहरी जुताई कर दें या सामान्य जुताई कर दें, ताकि बगीचे के अंदर कोई भी हमारा नींदा या घास पात नहीं रहे। ये किसान भाइयों को विशेषकर करके अभी से कंप्लीट करना है। और जैसे ही हमारी प्री मानसून बरसात आती है, मानसून से पहले 8 या 10 दिन या 15 दिन पहले एक बार बरसात आती है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि उस समय हमको खाद और उर्वरक की जो डोज देनी है अच्छी गुणवत्ता के फल लेने के लिए, तो उसमें आपको उर्वरक देना है। इसके लिए साधारण तरीका है किसानी भाषा में कि जितने वर्ष का पौधा, प्रत्येक वर्ष 1
तगारी पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 5 से 10 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद लें। पौधे के थाले के पास आपको गुड़ाई करके मिलानी है। साथ ही साथ 100 ग्राम NPK जो उर्वरक आता है 100 ग्राम, वो प्रत्येक पौधे पे 1 वर्ष में 1 बार इसी तरह से जोड़ते हुए, 2 वर्ष का पौधा है तो 200 ग्राम, 3 वर्ष का है 300 ग्राम, तो इस तरह से 8 वर्ष तक आप जो है जोड़ते हुए देंगे। और जैसे ही 8 वर्ष या इससे बड़ा होता है तो 800 ग्राम प्रत्येक पौधे पे हमको उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कई बार अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो कई बार आता है कि बोरोन तत्व की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है, ऐसे अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उनकी मात्रा अलग से आपको पूर्ति करने की जरूरत होती है। तो ये प्री मानसून बरसात आते ही गुड़ाई करके उस खाद और उर्वरक को मिला दें और उसी समय अगली बहार लेने के लिए आपको उसमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। कई बार पानी कम आता है तो अलग से आपके अगर ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप से पानी पिला दें। अगर आपने ड्रिप नहीं लगा रखी है, फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पौधे के तने के पास थाला बनाते हुए रिंग मेथड से, ताकि पौधे के तने के कांटेक्ट में पानी नहीं आए, किसान भाई फ्लड इरिगेशन से भी पानी पिला सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे पौधे में एक साथ फुटाव आएगा और फुटाव आने के साथ ही साथ उससे फूल आने लग जाएंगे। फूल आते समय किसान भाइयों को विशेषकर प्रबंधन ये करना है कि इसी समय जैसे ही नई कलियां आती तो इस पे कीड़े और बीमारियों का एक साथ प्रकोप होता है, तो किसान भाइयों को तत्काल जो COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका आप छिड़काव कर दें। 3 ग्राम COC प्रति लीटर पानी के मान से घोल बनाएं और पौधे पे छिड़काव कर दें। ये छिड़काव लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे दोबारा से रिपीट कर दें। ये कि सभी किसान भाइयों को प्रबंध करने की आवश्यकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है और वो स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बुवाई का उचित समय चल रहा है। तो वो स्वीट कॉर्न मक्के की कौन सी उन्नत किस्म का चुनाव करें तथा इसकी बुवाई से लेकर भुट्टो की बढ़वार तक प्रबंधन किस तरीके से उनको करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक विशेषज्ञ ML त्यागी। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें खेत की तैयारी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जितना आपका खेत अच्छा तैयार होगा उतनी भी मक्का क्या कोई फसल होगी वो ज्यादा अच्छी तैयार होगी। जायद फसल में गर्मी के सीजन में अगर खेत में नमी प्रॉपर नहीं होगी तो आपका बीज नहीं उगेगा। आपको माने सिंचाई करने के बाद 7 से 8 दिन में इसमें माने जब जोत आ जाती है तब 4 से 5 बार जुताई करके बढ़िया तरीके से खेत को तैयार करें। आप खेत तैयारी की आखिरी जुताई के बाद आपको फर्टिलाइजर का भी विशेष ध्यान रखना है। तो 1 बीघा खेत में आपका 40 से 50 कुंटल गोबर का खाद होना चाहिए। गोबर का खाद ना हो, वर्मी कंपोस्ट है या केंचुए का खाद है तो 10 कुंटल तक हो, वो भी पर्याप्त है। इसके बाद आप रासायनिक खादों की बात करें आप तो माने नाइट्रोजन की मात्रा 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट या स्फूर की बात करें, पी की बात करें तो पी भी 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर जाना चाहिए। पोटास भी आपका 1 हेक्टेयर में वही 30 से 40 किलोग्राम पोटास जाना चाहिए। इस तरीके से आप आधार रूप में खाद दे सकते हैं और लास्ट जुताई के साथ आपको पाटा बांधना है जिससे खेत में डीमे न हो और खेत भुरभुरा हो जाए। किसान भाइयों, अभी आपने खेत की तैयारी तथा खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा स्वीट कॉर्न मक्का के बीजों का उपचार कर डिबलर विधि से उचित दूरी पर बुआई किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। ये यहाँ पर हम जो तरीका अपना रहे हैं ये रेज एंड बेड सिस्टम से मक्का लगवा रहे हैं। स्वीट कॉर्न बीज है, ये काफी कॉस्टली रहता है। इसका वैसे तो बीज उपचारित आया है, बीटावैक्स पाउडर से ये सीड उपचारित है, लेकिन फिर भी हमने नवाचार के रूप में जैविक पद्धति से भी बीज को उपचारित किया है। मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि आधा बीज जैविक तरीके से उपचारित करके बोना है और आधा बीज रासायनिक तरीके से। तो जैविक तरीके से जैसे हमने यहाँ किया है उसमें 1 लीटर
गुनगुना पानी लिया है हमने सबसे पहले। उस गुनगुना पानी में आधा किलो बीज को डाल दिया है, जिससे क्या होगा, उस गुनगुने पानी में जो बीज खराब है वह खराब बीज के दाने ऊपर आ जाते हैं और उन दानों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। जो अच्छा बीज है वो नीचे तलहटी में बैठ जाता है और आपका बीज स्वच्छ बीज रह जाता है। इसके बाद आपने जैसे इस तसले में देखा है, इस तसले में अपन ने क्या किया है, इसमें हमने माने सबसे पहले गौमूत्र लिया है। ये गौमूत्र लिया है 250 से 300 ml और इसमें 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद ली हुई है और उसका घोल बना करके इसमें 200 ग्राम गुड़ लिया है। उस गुड़ का इसका सब घोल बना करके उसको जब पूरी तरह घुल जाता है उसके बाद जो पानी, जो गुनगुने पानी में आपका मक्का रखा हुआ है, उस मक्का को इस घोल में डाल देना है। इस घोल में ये मक्का का बीज 8 घंटे पड़ा रहना है। 8 घंटे बाद इस मक्का के बीज का पोटली बांध करके और आपको या तो पेड़ की छाया में 8 से 10 घंटे के लिए लटका देना है। उसके बाद दूसरे दिन शाम के टाइम ही इसमें रासायनिक दवाई कार्बोनेज मैनकोजेब या विटावैक्स पाउडर 3 ग्राम दवाई मिला करके रासायनिक तरीके से उपचारित करके और इस बीज को थोड़ा सा फरफरा करके, थोड़ा सा हल्की सी धूप लगा करके और आपके डिबलर में डाल करके वही जो तरीका है 1.5 बाई 1.5 की दूरी पर आपको रोपते जाना है। ये इसका सामान्य तरीका है। रो से रो की दूरी 2 फुट की दूरी और आपकी माने बीज से बीज की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी वह भी 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। तभी आपका माने जो मक्का का बीज है वो उसको भरपूर माने धूप हवा मिलेगी और उसका पौधा भरपूर रूप से माने पनपेगा और निश्चित रूप से माने आपको जो उसकी ग्रोथ होती है वो अच्छा ग्रोथ करेगा और आपको उत्पादन भरपूर मिलेगा। स्वीट कॉर्न मक्का की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन तथा यूरिया का खड़ी फसल में प्रयोग किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इरिगेशन का विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई जितने, क्योंकि ज्यादा का समय है, गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में अगर आप सिंचाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखोगे तो अपन मात खा जाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, माने जैसे अभी ये पहली सिंचाई है वो 10 से 15 दिन में होती है, क्योंकि जर्मिनेशन होने के बाद ही सिंचाई होगी। इसके बाद आपको 8 से 10 दिन में आपको पानी देना ही देना है। उसके बाद जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है उस समय आप क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया जरूर लगाएं। इसके बाद निदाई गुड़ाई वाली बात आती है, तो वैसे जायद सीजन में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, पर फिर भी आपको निदाई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। इसमें 35 से 40 दिन की उम्र में एक बार निदाई करना है। इसके बाद आपको निदाई गुड़ाई दूसरी भी करना चाहें तो 50 से 55 दिन की उम्र पे दूसरी बार अगर आप निदाई गुड़ाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मक्का की फसल बहुत अच्छी आएगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में रबी फसलों की कटाई गाहे का कार्य चल रहा है, लेकिन इस समय फसलों की कटाई के लिए आमतौर पर किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं, जिससे फसलों की कटाई गुहाई में देरी हो जाती है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने कंबाइन हार्वेस्टर यंत्र का आविष्कार किया है। तो इस यंत्र की क्या खासियत है और किसानों के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है, आइए जानते हैं RAU पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। तो कंबाइन हार्वेस्टर से अगर हम कटाई करें तो सीधी सी बात है, अगर मशीन से कोई भी काम करते हैं तो हमारा श्रम शक्ति जो समय का काफ़ी बचत होता है।
तो सबसे पहले तो हमारा जो मजदूर का कमी को दूर करने के लिए मशीन का हमारा प्रयोग करते हैं। इस मशीन से अगर खेतों में जो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है, जो खड़े पौधे हैं, उसके लिए व्यवहार में किया जाता है। किसान भाइयों, किसी यंत्र का प्रयोग करने से पहले उससे संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो ये किस प्रकार कार्य करता है, आइए जानते हैं। ये कंबाइन हार्वेस्टर 2 मीटर से लेकर के अप टू 4 मीटर तक का चौड़ाई का आता है। तो 2 मीटर से चौड़ाई 4 मीटर तक का चौड़ाई है, इसलिए इसका जो कैपेसिटी होगा पर घंटा या पर डे, अगर हम पर दिन निकाले प्रतिदिन, तो वेरी करेगा। ये लगभग अगर देखेंगे तो एक दिन में ये अगर आपका 3 हेक्टेयर से लेकर के आपका 5-6 हेक्टेयर तक कर देता है। डिपेंड करता है कि ये आपका कितनी चौड़ाई का मशीन है। स्वाभाविक है, अगर कम चौड़ाई के होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा चौड़ाई का है तो कम समय लगेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ा वाला भाग लगा हुआ है, ये रील कहलाता है, और रील के नीचे ठीक देखेंगे ब्लेड लगा हुआ है, यही काटता है, पौधा को काटता है। और ये ऑगर एक लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, ये करीब 4 मीटर चौड़ाई है। इसको जो पूरा 4 मीटर का करता है, और ये ऑगर रील जो है उसको एक पीछे की ओर समेटता है, प्लेटफॉर्म पे लाता है। कटने के बाद वो ऑगर में जाता है, ऑगर में जाने के बाद दोनों तरफ से बीच में आता है, और बीच में एक बना हुआ है कन्वेयर लगाने के लिए। तो बाकी का यूनिट में वो कटने के बाद गेहूं का जो बाली है और उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग बाली जो इफेक्टिव पार्ट जिसमें कि दाना रहता है, उसके थोड़ा सा नीचे लेकर के हम लोग काटते हैं। काटने के बाद वो जो है थ्रेसिंग यूनिट में चला जाता है। थ्रेसिंग यूनिट में जाने के बाद वो फिर क्लीनिंग होता है। थ्रेस होने के बाद क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद जो हमारा भूसा है वो पीछे की ओर गिर जाता है। अगर हम चाहे तो उसको स्टोर कर लें, और दाने के लिए इसमें एक टैंक बना रहता है जिसमें कि दाना इकट्ठा हो जाता है। और अगर खेत में चलते समय अगर टैंक में भर गया दाना, तो हम लोग फिर ट्रॉली लगा करके उस दाने को निकाल लेते हैं। उसमें ऑगर टाइप का एक पाइप लगा हुआ है जिससे हम लोग ट्रॉली में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर खेतों में चलाते हैं। किसान भाइयों, ये मशीन कटाई के साथ साथ गहाई का कार्य भी करती है, और इसीलिए इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। लेकिन किसान यदि चाहें तो इन मशीनों को समूह बनाकर खरीद सकते हैं। और इसका दाम भी अगर देखें तो 3.5 लाख से के लेकर के 15-18 लाख तक का आता है। डिपेंड करता है वही कैपेसिटी पर, कि अगर चौड़ा मशीन ज़्यादा बड़ा लेंगे तो काफ़ी थोड़ा महंगा पड़ेगा, और छोटा लेंगे तो हम मुख्यतः देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मंझले किसान या छोटे किसान हैं, तो उसके लिए कंबाइन छोटा लें, 2 फीट का या 2.5 फीट का जो कंबाइन आता है लें। इससे व्यवहार करने में जो हमारा जो कटाई का जो लागत आएगा वो काफ़ी कम आता है। अगर हम इसमें देखते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप होना चाहिए, मैंने पौधा खड़ा रहना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ज़मीन में झुक गया तो ये काटने में समस्या इससे होती है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो हमारा काटने में जो हमारा मजदूर लगता है, करीब 25 से 30 मजदूर हमारा 1 हेक्टेयर में लगता है, और जो समय लगता है वो करीब अगर हम देखें 25 से 30 एक दिन में अगर लगाते हैं मजदूर को तो कटनी करता है। और इससे हम देखें तो एक दिन में 3 से 4 हेक्टेयर का लगभग काट देता है। और इसमें जो लागत आती है अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी के अनुसार वो जो डीजल हमारा खाता है लगभग, जो अगर किराए पे देखेंगे, जो हायरिंग पे अगर चार्ज इसका है तो करीब 800 रुपया से लेकर के 1200-1300 रुपया तक जाता है। किसान भाइयों, कृषि यंत्र काफी महंगे होते हैं, इसीलिए इनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये खराब हो सकते हैं। इसीलिए आप इन यंत्रों का रखरखाव कैसे करें ताकि इनसे सुचारू रूप से काम लिया जा सके, आइए जानते हैं। और अगर इसका रख रखाव के बारे में देखें तो रख रखाव कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है। इसको जब काम करके आए खेत में, अब इसको कटनी के समय ही यूज़ करना है, तो हम लोग इसका जो रील पोर्शन है आगे हटा दिए, और इसका जो टायर है उसमें एयर प्रेशर देख लेते हैं कि सही रहना चाहिए। जहाँ पे ग्रीसिंग करना है ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग करना है ऑयलिंग कर देते हैं, और फिर इसको ढक करके बढ़िया से ठंडे जगह में रख दें ताकि इसको हमेशा हम लोग व्यवहार में सही ढंग से ला सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के कृषक प्रदीप कुमार ने। यह जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देख रहे हैं ये शून्य ऊर्जा शीत कक्ष, ये किसानों के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है नई दिल्ली वहाँ से विकसित है। उन लोगों ने इसको ऑन फार्म स्टोरेज के लिए सब्जियों फलों के जो है जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो गया और उसको अगर फार्म पर होल्ड करके रखना है, स्टोरेज करना है कुछ दिनों के लिए बिना खराब हुए उसके लिए ये स्ट्रक्चर विकसित किया गया है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि दो जो है दीवारें जो हैं ईंटों की सिंपल, इसमें दो दीवार उठाई जाती हैं जिसके बीच में 3 इंच का गैप रखकर उसमें नदी की बालू जो है उसमें भर दी जाती है और ऊपर लोकली अवेलेबल मटेरियल का इसमें ढक्कन बना के रखा जाता है। तो इसमें ये है कि जब इसको तर रखा जाता है पूरी तरह पानी से बालू को, तो इसमें अंदर जो स्टोरेज जो सब्जी हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसमें, तो उसका जो तापमान अंदर से और बाहर से 10 से 15 डिग्री हमको लेस मिलता है। तो इसलिए इसको कई बार किसानों का रेफ्रिजरेटर भी हम लोग कहा जाता है। और जब आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिले तब इसमें से जो भी आपका स्टोर्ड है जो प्रोडक्ट उसको निकाल के आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। और इसकी विशेषता ये कि लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनता है, सिंपल। इसको कोई भी इसकी चरणबद्ध निर्माण विधि भी हम लोग जो उसको बताते हैं, तो कोई भी अपने यहाँ कंस्ट्रक्ट करता है इजीली उसको कर सकता है। इसके कॉस्ट लगभग अभी कंस्ट्रक्शन का 4 से 5 हज़ार रुपया अभी लगभग पड़ता है इसमें। इसकी लंबाई चौड़ाई 165 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई 115 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 67 सेंटीमीटर। आराम से कैपेसिटी के अनुसार आप इसको घटाए बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी अनुपात में रखेंगे तो इफेक्टिव होगा। बस ये शर्त ये है इसमें मेंटेनेंस की, इसको बस आपको बालू को गीला रखना है, क्योंकि इसमें दोनों दीवारों के बीच से छिद्र जो है उसी के द्वारा एवापोरेटिव कूलिंग का सिद्धांत है, उसके द्वारा ये काम करता है स्ट्रक्चर। इसको ये है कि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी से बचाना जरूरी है, सावधानियों में ये है बस, लेकिन ये हवादार स्थान में ही बनाना इसको जरूरी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी के मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख व प्रबंधन। स्ट्रॉ रीपर यंत्र की कार्यप्रणाली, कीमत और उसकी उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।